नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। कल तरनतारन में बलवीर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर, उनके भाई और दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों के पकड़ने का दावा भी कर रही है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह, जिनका इस वक्त जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम कोशिशें जो खालिस्तानी संगठन है या खालिस्तान समर्थक संगठन है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे मौके पर उनकी घर में घुसकर हत्या हो जाना, ये इसने पूरे पंजाब में एक तरीके से कहें कि बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत हलचल पैदा कर दी है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, कॉमरेड बलविंदर सिंह जी का उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये घटना हुई? आपको अंदेशा था कहीं दूर दूर तक कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अंदेशा था जी, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी दी, विड्रॉ की, एक गनमैन दिया, वापस ले लिया, तो पता ही था कि जैसे रेफरेंडम 2020 चल रहा है, प्रशासन को पता, गवर्नमेंट को पता, हर एक जो भी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों को ने पता है कि ये जो दौर चल रहा है ये टेररिज्म का ही है। कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के खालिस्तान का झंडा लहरा देना, सरकारी दफ्तरों पे लहरा देना, जगह जगह पे खालिस्तान के नारे लिख देना, और ये खालिस्तान की बात ही तो है, टेररिज्म तो है ये सारा कुछ। आपको लगता है कि आपका शायद बहुत चुनिंदा परिवारों में से ऐसा परिवार होगा जिसमें 4 शौर्य चक्र आपके परिवार के लोगों को मिले हैं और आपने वो पूरा दौर देखा है आतंकवाद का और उसका डट करके मुकाबला किया पूरे परिवार के साथ। आपको लगता है कि वापस उसी तरीके की स्थितियां बन रही है या वापस आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है? ये इसको आप जोड़ कर देखते हैं, जो हमला हुआ घर में घुसकर जो हत्या की गई, इसको जोड़ करके देखते हैं आप कि आतंकवादी गतिविधि? हाँ जी, हाँ जी, हमला तो कल हुआ, लेकिन जैसे ही रेफरेंडम के 2020 की बात आ रही थी, बाहर से फंडिंग आ रही, बिल्कुल पंजाब में आप सबको पता है कि नशा बता बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, तो कुछ ना तो फिर कुछ चाहिए। बाहर से फंडिंग आ रही है तो जो नौजवान लड़के वो बड़ी जल्दी गुमराह हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहे हैं और उन्हें बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या बना देंगे, खालिस्तान आ जाएगा। बनना नहीं खालिस्तान, बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बनने भी नहीं देंगे, बेशक हम अपनी जाने को उन्हें कुर्बान कर दें, पहले भी फाइट किया आगे के। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र को शहीद कर दिया तो हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, पहले से भी ज़्यादा डट के लड़ाई करेंगे। पहले भी हमने जान तली पे धर के रख करके फ़ाइट किया, अब भी करेंगे। पहले हम अकेले थे तब उस टाइम टेररिज्म का टाइम था, अब पूरा समाज, सोसाइटी, जितने भी अच्छे लोग हैं इस बात को गलत मानते हैं कि ये टेररिज्म खालिस्तान की बात नहीं आनी चाहिए, वो सारे हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने मानसिक तौर पे मेंटली हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान हुआ है, मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ है, उन्हें शहीद किया गया है,
ये कमी पूरी नहीं होगी हमारे पूरे परिवार की, उन्हें बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, उन्हें चाहने वालों की, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रांगली फाइट करेंगे। जहाँ भी हमें जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा फाइट किया है, तो उन्हें शहीद कर दिया गया, इसका बदला तो लेंगे ही, हमें कैसे भी लेना पड़े। आप लोगों ने इतना आतंकवादियों के साथ एक तरीके से आंख में आंख डाल करके उनका मुकाबला किया उस दौर में। आप लोगों को नहीं लगता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से क्या आप लोगों सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिली हुई थी? कब से नहीं मिली हुई थी? लगता था ना, हमें लगता था, क्योंकि हम तो हमेशा ही हिट लिस्ट पे रहे हैं ना। बेशक गवर्नमेंट ने शो कर दिया हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, शो कर दिया हो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, नहीं था। हमें डाउट था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो वहाँ से ही अपना सारा काम चला रहे हैं, और पंजाब में नौजवान लोगों को, इवन के जो बड़ी एज के लोग हैं, उन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। हमारे माइंड में था, टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कभी हम सुरेश अरोड़ा को मिले, एक बार रिक्वेस्ट की, 2 गनमैन रिकमेंड किए, एक दे दिया, 1 वीक के बाद वापस ले लिया। फिर हम मिले जा करके स्मिथ सैनी को, अरोड़ा से पहले, उन्होंने भी 2 गनमैन रिकमेंड करके एक दे देना, कभी 2 कभी 1 महीना देना, 6 महीने वापस ले लेना। अब जैसे ही लॉकडाउन चला 22 मार्च को, उसी दिन हमारा एक ही गनमैन था, वो वापस ले लिया। हमें मालूम था कि हम पे अटैक हो सकता है, क्योंकि हम तो है ही हिट लिस्ट पे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग ढांडा तरन तारण से इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित पांडे चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले रुख अमित का कर लेते हैं, क्योंकि जो जानकारी है कि उनके पास फॉर्मर डीजी शशिकांत इस वक्त मौजूद है। अमित जी, हमारे साथ पूर्व डीजी शशिकांत जी हैं पंजाब पुलिस के, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि सुरक्षा वापस ले ली जाती है या घटाई जाती है बलविंदर सिंह जी के परिवार की, क्या ये सही था? अगर एक लाइन में कहूँ, ये बिल्कुल सही नहीं था। जब भी सुरक्षा वापस ली जाती है या दी जाती है, जैसा कि बदकिस्मती से पंजाब में होता है, कंसिडरेशंस होते हैं, या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एट हायर लेवल्स, या लोअर लेवल पे कई बार कुछ ऑफिसर्स जो हैं अपने उनसे कुछ बेनिफिट्स लेकर के ऐसे सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने का तरीका बेसिकली ये होता है कि एक कमेटी बैठती है, जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, पंजाब पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, और अलग अलग एजेंसी से इनपुट लिया जाता है। इतने महत्वपूर्ण शख्स की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए थी? ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा जो कि लगातार वो और जिसका परिवार जो है मिलिटेंसी के खिलाफ खड़ा हुआ था, और आज भी उसका नाम इस फील्ड में था, इसकी सुरक्षा जो चल रही थी पहले, उसका रिव्यू करके बढ़ानी ही चाहिए थी। क्योंकि पंजाब में अगर कोई कहे आज की तारीख में यहाँ पे टेररिज्म आ सकता है, नहीं आ सकता, बट उनके स्प्लिंटर एलिमेंट्स यहाँ पे हैं निसंदेह। कुछ साल पहले जलंधर में हुआ था, एक ब्रिगेडियर साहब जो आरएसएस के थे, 7 एफिलिएट थे, उनका मर्डर हो गया। तो ऐसे मर्डर्स होते रहते हैं। और किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो लगातार मिलिटेंसी के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसकी सुरक्षा आज की तारीख बिल्कुल ख़त्म हो गई है? ये तो मुझे लगता है कि जैसे एक पॉलिटिकल वेमन फैंसी जो होती है, व्यक्ति विशेष की जो इच्छा होती है, उसके हिसाब से होता है, इसको सिक्योरिटी दे दो, इसकी सिक्योरिटी हटा दो। सर, स्थानीय डीएसपी हैं वहाँ के, उनको एसआईटी में शामिल किया गया है, क्या ये तर्क संगत लगता है, लॉजिकल लगता है? नहीं, बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। एसआईटी में क्या होता है कि नॉर्मली वहाँ पर उनका काम होता है इसको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से केस को देखना। उसमें नॉर्मली जो ऑफिसर रखे जाते हैं बाहर के रखे जाते हैं, पर चूंकि उनको लोकल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो लोकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनके साथ पूरा असिस्ट करते हैं, उनको पूरा हेल्प करते हैं। वो एज सच हम नहीं कह सकते उनको एसआईटी का एक मेंबर होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में आते हैं, बट ऑफिशियल कैपेसिटी में कि पूरा एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और इसमें तो यही होता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे है, अगर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करे कि हाँ जी मेरी गलती नहीं थी, मैनिपुलेशंस होते हैं, मैंने देखे कितने कितने भयंकर मैनिपुलेशंस होते हैं पुलिस में, तो ये बिल्कुल गलत बात थी कि उसको रखा गया। उसका असिस्टेंस लेनी चाहिए थी, उसका एसोसिएट करना चाहिए था, बट नॉट एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द एसआईटी। नो सर, चूंकि आप पंजाब पुलिस में रहे हैं, रॉ में रहे हैं, कई आला एजेंसी में रहे हैं, जिस तरीके से पूरी वारदात ये हुई, टारगेटेड, आप क्या समझते हैं कि क्या पूरी प्लानिंग के तहत हुई है या इंस्टेंट रिएक्शन था? देखिए, ये कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। अगर मैं सीधा कहता हूँ कि आज की तारीख में बिना फैक्ट्स के सामने आए हुए कि एक टेररिस्ट एक्शन था, तो एक उसका गलत मतलब भी लोगों के बीच में निकल सकता है।
सरकार ने जो SIT बनाई है वो SIT की जो निष्कर्ष है उसका जो इन्वेस्टिगेशन अगले कुछ दिनों में ही मुकम्मल करके सारे फैक्ट्स जो हैं जनता के सामने, प्रेस के सामने, दुनिया के सामने लाने चाहिए। पर ऐसा जो लगता है कि एक व्यक्ति जो लगातार टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसका पूरा परिवार, एकदम से उसकी सुरक्षा हटा ली गई। और जब भी अटैक होता है, जो भी अटैकर्स होते हैं, उसका पूरा एक मूवमेंट ट्रेस करते हैं, उसकी पूरी रेकी होती है किस प्रकार से क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ज़रूर ये हुआ होगा और एक बहुत ही गंभीर फेलियर है पंजाब सरकार की ओर से। तो पूर्व डीजी कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर फेलियर है और इसकी समीक्षा, विवेचना और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अलावा। ठीक है, अमित रहिए आप हमारे साथ। बलविंदर सिंह हत्याकांड में उनकी पत्नी के भाई ने पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। बलविंदर की पत्नी के भाई गुलशनबीर सिंह ने साफ कहा कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि दरअसल अब इस पूरे मामले पर बलविंदर सिंह हत्याकांड में उनकी पत्नी के भाई ने पंजाब पुलिस पर यह बड़ा आरोप लगाया। बलविंदर की पत्नी के भाई गुलशनबीर सिंह ने साफ कहा कि पुलिस इस मामले में अब लीपापोती कर रही है। जब सुरक्षा देने की बात थी तो क्यों आखिरकार सुरक्षा वापस ली गई, ये भी बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। कॉमरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता, उनकी जिस तरीके से घर में घुस करके हत्या हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? क्या उसका पूरा प्लान तैयार किया गया? हमारे साथ परिवार के सदस्य ब्रदर इन लॉ हैं कॉमरेड बलविंदर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि हम जैसे आप अगर मेरे साथ आएंगे, हम देखें कि इस कमरे में अटैक हुआ, हमने CCTV वीडियो में भी देखा कि वहाँ से आकर के यहाँ फायरिंग हुआ। क्या कैसे मालूम था आरोपियों को या हमलावरों को कि अकेले मिल जाएंगे सुबह? क्या रोज़ सुबह आते थे नीचे कॉमरेड बलविंदर? वो रूटीन में रोज़ सुबह आते थे नीचे। वो रैकी कर रहे थे 20-25 दिन से। वो हम CCTV की फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, उसमें से क्लू मिल जाएगा कि कौन है। और रैकी की थी, इसीलिए उनको मालूम था कि वो गेट में आएंगे और उसके बाद ऑफिस में जाएंगे और उनके नीचे आने का टाइम क्या है, वो उनकी रूटीन थी, डेली की रूटीन थी। और उस रूटीन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनको क्या करते थे वो सुबह? कॉमरेड बलविंदर अकेले नीचे आते थे, यहाँ कमरे में बैठते थे, किस किस चीज़ के लिए आते थे? रूटीन था? हाँ, डेली रूटीन था। वो स्कूल का काम करते थे, जो वो काम होता था पूरे दिन का, क्योंकि वो क्लासेस चल नहीं रही है। कुछ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रिपोर्ट्स भेजनी होती है, कुछ जो अपने टीचर जो है उनको डायरेक्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि इस तरीके से आज का जरा ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। वो सब करने के लिए वो सुबह आते थे, नहाने से पहले दफ्तर में बैठ के वो सारा काम कंप्लीट करते थे डेली। आप परिवार के सदस्य हैं, पूरा घटनाक्रम जो हुआ, CCTV फुटेज तो हमने देखा जिसमें हमलावर गोली चलाता हुआ दिख रहा है। कैसे घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, ज़रा आप अगर हमको बता सकें अपने तरीके से। वो पहले रोज़ की रूटीन की तरह ऊपर से आए थे, इस रास्ते से, इधर सीढ़ियाँ हैं, उधर से उतर के नीचे आए, थोड़ा पानी फेंका। उसके बाद वो रूटीन की तरह गेट बंद करके ऑफिस में जाने लगे और वो पीछे से पहले से आके देख रहे थे दूरी से कि कब वो बाहर आते हैं और कब इन पर अटैक किया जाए। उसके बाद उसने अंदर आया, एक आदमी बाहर खड़ा रहा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके। उसने बाहर से 2 फायर किए। उसके बाद उन्होंने अंदर गए, अंदर जाके वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हमने देखा कि यहाँ पर भी गेट पर भी खून के निशान है। क्या गेट पर ही मौजूद थे कॉमरेड जिस टाइम फायर किया था? यहाँ से फायर जो हुआ था, जिस टाइम फायर किया उस टाइम पे ये सीढ़ियाँ ऊपर खड़े थे इस जगह पे। हाँ। उसके बाद जब उसने फायर कर दिए, पहले उसने पिस्टल नहीं निकाला। जब इन्होंने पिस्टल देखा, फिर उसको बोल के कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और दरवाजे को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके और उसने अंदर जाके फायर करके उनका शहीद कर दिया। यानी अनुराग, देखिए अब जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। देखिए, बिल्कुल बहुत सनसनीखेज और बहुत गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप ये पूरी रिपोर्ट, इसमें जो आगे हमने बातचीत की है उसमें बहुत सनसनीखेज आरोप परिवार ये लगा रहा है कि पुलिस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है पूरे मामले को और इंटेंशनली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़ा आरोप है। मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखाऊं। हमने जब पूछा परिवार के सदस्य से कि यहाँ पर गेट पर भी एक CCTV लगा हुआ है, क्या इसको खंगालने की कोशिश हुई, क्या इससे कुछ क्लू मिला आपको, तो परिवार के सदस्य ने साफ
साफ तौर पर जो ब्रदर इन लॉ हैं कॉमरेड बलविंदर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी फुटेज में उनको सीधे तौर पर ये प्रमाण नजर आए हैं कि वहां पर पहले से रेकी की जा रही थी। पहले भी कुछ लोग उसी वक्त सुबह आते थे और गेट के सामने घूमते हुए उनको नजर आए हैं। वो सबूत उन्होंने पुलिस को देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन सबूतों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पुलिस दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है पूरी जांच को। ये सीधे आरोप परिवार लगा रहा है और बेहद सनसनीखेज आरोप हैं। उस सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर जब परिवार ये कहता है कि उनको रेकी के सबूत मिले हैं, उनको ऐसा इंडिकेशंस मिले हैं कि कुछ लोग रेकी कर रहे थे पिछले दिनों में और पुलिस उन सबूतों को नजरअंदाज कर रही है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस की जांच पर जो फिलहाल चल रही है। शेष नारायण जी, एक तरफ तो सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, वहीं दूसरी तरफ अब परिवार ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि जो सबूत देने की कोशिश परिवार की तरफ से हो रही है उसे भी नकार रही है पुलिस। नहीं, ये तो फिर 100% इसमें मुझे ये शक लग रहा है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने मिल के उसको मरवाया है, क्योंकि वो इनकी पार्टी का था नहीं और अपोजिशन पार्टी, इनका विरोध वो पॉलिटिकली भी करते रहे होंगे। तो ये सीधी सीधी बात है। अब इस मामला बहुत बड़ा हो गया है। और एक बात मैं बता दूं कि अभी मैंने हमारे पास उपलब्ध है, अभी मैंने भेजा है, 1991 में इसी गांव से में शेखर गुप्ता, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टुडे में काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था। और उसमें उस वक्त सड़क पे कुत्ते नहीं रह सकते थे, कुत्तों को मरवाने का हुक्म दे दिया था। लड़कियों को फ्रॉक पहन के स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। एक टीचर ने कहा कि नहीं साहब, हमारी लड़कियां एक हफ्ते का टाइम दे दो, हम सलवार कमीज में कन्वर्ट करें। उनको गोली मार दी जाती थी। रेडियो नहीं चलता था, टीवी नहीं चलता था। उनकी सरकार थी, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं थी। ये बीकविंड का जो इलाका है तरन जिले में और पूरा का पूरा जो माजा का इलाका, वहां उनकी सरकार चलती थी और वहां पे ये आदमी खड़ा रहा। मैं तो मतलब अनबिलीवेबल करेज की मतलब इंतहा है। और उसके परिवार वाले कह रहे हैं भैया देखो फुटेज देख लो, ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये पुलिस वाले जो हैं, हमें लगता है कि ये मिले हुए हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो साजिश हिम्मत है, शौर्य जो है, और फौज का, आर्मी का जो सबसे सर्वोच्च इनाम है सिविलियंस को दिया जा, सर्वोच्च इनाम पुरस्कारों में से एक, ये उसको दिया गया। और जो साइटेशन लिखा है उसमें ये है कि इनके पास 200 कानून व्यवस्था बनाए रखने में जहां विफल है, इस सरकार का पूरा ध्यान पंजाब के अंदर राजनीतिक वातावरण को भी दूषित करने में लगा हुआ है। और इस सरकार से कोई उम्मीद की जाए, मुझे नहीं लगता कि ये अपने धर्म का पालन करें उस प्रकार से। मुख्यमंत्री जी बातें जरूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हर केस के बाद उनका एक ही बयान होता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं, चाहे 126 लोग शराब से मर जाते हैं, आज तक उनके दोषियों के खिलाफ क्या हुआ? और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। दलित बच्चों का स्कॉलरशिप ये में भ्रष्टाचार होता है और धर्मसोध आज भी मंत्री है। ये सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि की ओर लगी हुई है, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है। कृष्णा जी, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल नीतीश से करूं। मैं कह रहा था कि वहां पर इन लोगों ने सरकार चला रखी थी, आतंकवादियों ने, और बड़े बड़े सूरमा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इनके यहाँ 200 टेररिस्टों ने मैं असलहे के स्टेन गन, दुनिया की चीजें लेके इन्होंने घेरा था इनके घर को, और पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं था। और उस दौर में ये लोग खड़े रहे थे। तो इतनी बहादुरी, एक साल में 10 बार इन पे हमला हुआ था। और उस लड़ाई को हमें लगता है कि अगर आतंकवाद से हमें कश्मीर में, पाकिस्तान में, और यहाँ पंजाब में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हमको अगर आतंकवाद से लड़ना है, तो इनका जो हिम्मत है, जो हिम्मत की पराकाष्ठा है, उसको हमको एक सिंबल बनाना चाहिए। और ये इनकी हिम्मत हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। और केंद्र सरकार को, क्योंकि अभी जो उसके रिश्तेदार ने, उसके ब्रदर-इन-लॉ ने कहा है कि साहब ये पुलिस वाले हमारे सबूत तक लेने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि पुलिस तो लीपापोती कर देगी। मैं पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में मुझे लगता है, क्योंकि हमने वो आतंक का दौर पंजाब में देखा है। आप उनको टेररिस्ट नहीं कह सकते थे, आप उनको खाड़कू बोलना पड़ता था, मिलिटेंट बोलना पड़ता था। और वो सरकार थे,
तो उस दौर में आदमी इसने परवाह नहीं की। और वीकएंड में मैंने आपको बताया कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगने का पंजवार का गांव है वो, और वहां पे इस आदमी ने लड़ाई लड़ी है। तो अब तो ये मामला अमरिंदर सिंह के बस का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए और रॉ को इसको देना चाहिए कि किस रास्ते से कौन सपोर्ट कर रहा है। और इसमें जो आदमी मौके पे है पुलिस वाला जिसने इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की है, उसको भी एक्यूज बनाया जाना चाहिए और वहां से एफआईआर शुरू करें और तब जाके बात बनेगी, वरना यह नहीं। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अंदर कितना नर्क है वो देखने के लिए लोकल पुलिस लिपापोती करेगी। एनआईए सीबीआई जो करते हैं उनके पास बहुत काम है। इसको इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1900 वो जो दौर है जो मैं बता रहा हूं, जिसमें अभी एक रिपोर्ट भी मैंने भेजी है हमारे पास है कि उसमें हिम्मत नहीं पड़ती थी सरकार की कुछ करने की। स्कूलों में आप हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, आप पंजाबी में पढ़ाएंगे, जनगण मन नहीं गा सकते, ये हुकूमत उनकी चल रही थी। उस दौर में आदमी खड़ा था सीना ताने, और उम्र क्या थी तब तो 30-35 साल का ही था। तो इसको आपको सुरक्षा देना पड़ेगा और इसकी शान। शेष नायक जी, मैं आ रही हूँ। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है, और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? क्या आतंकवाद फिर पनपने लगा है? ये इस बात की ओर इशारा करता है। बलविंदर सिंह कल शहीद हो गए। ये वो बलविंदर सिंह हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ झंडा गाड़ के रखा। 20 से ऊपर आतंकवाद के दौर पे आतंकवादियों के हमलों को झेला। एक समय तो 200 आतंकवादी पंजवड़ ग्रुप के इनके घर पे अटैक करने आए और उनके अटैक का भी सामना किया, और इस कारण से इनको और इनके परिवार को शौर्य चक्र से नवाजा गया। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस की टोटल नाकामी है, फेलियर है। पंजाब सरकार चीफ सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक, पंजाब पुलिस डीजीपी से लेकर एसएचओ तक, पंजाब कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडे को कैप्टन अमरिंदर को 2022 में रिपीट करने के लिए उस एजेंडे को फुलफिल करने में बिजी है, लेकिन पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था की उनको कोई चिंता नहीं है। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए, तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। नीतीश, देखिए सियासत अलग है, लेकिन इसमें जो खास सवाल, जो प्रमुख सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि जब कुछ दिन पहले ही ये बात कही जा रही थी कि खालिस्तानी मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं, ऐसे इनपुट मिल रहे हैं, बावजूद इसके आप सुरक्षा ले लेते हैं, क्या सिक्योरिटी ऑडिट हुआ या नहीं, ये भी एक प्रमुख सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल सही कहा है। ऐसा आदमी जो हमेशा खतरे में रहता है, थ्रेट परसेप्शन उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस पर 20 हमले हो चुके हैं, और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी के बारे में एनालिसिस होता है, उसका सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बेहद हास्यास्पद है। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है, पूरी की पूरी उनकी मौत के लिए कहा जाए तो ये सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया था। और दूसरा ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहता है। टारगेट पर तो वो बहुत दिन से थे, लेकिन जिस तरह से अचानक सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या हो जाती है, तो जाहिर तौर से ये एक अलग तरह की चीज़ भी, इतना जल्दी ये सारा चीज़ हो जाना, ये भी कुछ इशारा करता है। तो इन सब की जांच, मुझे लगता नहीं कि अब तक जितने भी राइट विंग लीडर्स की हत्या की जांच थी वो पंजाब पुलिस कामयाब उसमें हो पाई। तो हर पार के एनआईए को इसकी जांच देनी पड़ी, और 7 से 8 लोग जिसमें विपिन शर्मा हैं, रविंदर गोसाई हैं, इन सब की हत्या की जांच जो है एनआईए कर रही है। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी को उसने अनर्थ भी किया है, बताया है कि इनके लिए फंडिंग हुई थी।
और जो खालिस्तान जिंदा फोर्स है उसमें उसका हाथ था और पाकिस्तान से फंडिंग भी थी। तो जाहिर तौर से इसकी जांच भी एनआईए को करनी चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को दे देनी चाहिए, ताकि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको अनर्थ किया जा सके। ठीक है नीतीश, आप रहिए साथ। अनुराग, देखिए सवाल यहाँ पर अब ये भी महत्वपूर्ण खड़ा होता है, जैसा परिवार कह रहा है, एक तो पहले आप सुरक्षा ले लेते हैं और अब जब जांच की बात सामने आ रही तो केवल नेता बयानबाजी के लिए सामने आ रहे हो, कह रहे कार्रवाई होगी, लेकिन जब परिवार ही सबूत खुद सौंप रहा है, आप वो सबूत तक नहीं ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक सेंस और कॉमन सेंस, और अगर एक ऐसा परिवार जो दशकों से लड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, अगर वो कोई अंदेशा जता रहे हैं तो वो बेकार नहीं हो सकता। उनका एक सेंस है इस आतंकवाद को समझने में, इस तरीके के माइंडसेट को समझने में। और वो जब ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने का उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है उसका एनालिसिस किया है और उसमें उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ लोग बिना वजह घर के सामने घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो रेकी हो सकती है, रेकी की कोशिश हो सकती है। ऐसे परिवार की बात को नेग्लेक्ट करना, उसको इग्नोर करना, दूसरी दिशा में जांच को ले जाना, निश्चित तौर पर ये किसी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है, जो कि परिवार सवाल उठा रहा है कि पुलिस जानबूझकर पूरी इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट कर रही है। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब पुलिस को देना होगा, इस बात के साथ साथ कि सुरक्षा क्यों हटी। जो शेष नारायण जी बता रहे थे कि किस तरीके का परिवार का इतिहास रहा है, वो मैं यहाँ पर वो गौरवशाली इतिहास नजर आता है इनके घर की दीवार पर कि किस तरीके का इतिहास रहा है। देखिए ये जो पंजाब में आतंकवाद का काल था उस वक्त की इनकी तमाम तस्वीरें किस तरीके से, ये देखिए पूरा परिवार कॉमरेड बलविंदर, उनके भाई और उन दोनों की पत्नियां, ये पूरे परिवार को शौर्य चक्र जब मिला वो यहाँ पर नजर आ रहा है, पूरा परिवार वो सम्मान लेते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीएस गिल जो पूरे जो आतंकवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनसे मुलाकात करते हुए कॉमरेड बलविंदर सिंह, तमाम ये प्रधानमंत्री से परिवार मुलाकात करते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो थे उनसे मुलाकात करते हुए, ये तमाम परिवार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर ये प्राप्त हुआ था। इन 50 से 55 वर्षों तक अगर उन्होंने देश के अंदर ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास किया होता तो हर गरीब को अब तक मकान मिल गया होता, हर गरीब के घर में इनके समय ही शौचालय मिल गया होता, हर गरीब के घर में विद्युत कनेक्शन उनके कालखंड में मिल गया होता, हर गरीब को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल गया होता, हर गरीब को योजनाओं का बेहतर लाभ मिला होता। लेकिन देश में आजादी के 70 वर्ष व्यतीत हुए, सर्वाधिक दिनों तक 55 वर्षों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, प्रदेश में सबसे अधिक समय तक जिन्होंने शासन किया, उन लोगों को गरीबी तो नारा के रूप में भले ही उन्होंने लगाया दिया हो, लेकिन गरीबों की सही मायने में उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, कभी भी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने नहीं किया। और यही कारण है कि देश के अंदर योजनाओं का लाभ पहली बार इस देश के गरीब को तब प्राप्त हुआ, वह अभी 6 दशक के बाद, 67 वर्षों के बाद, जब इस देश के अंदर भारत माता के नाम और आज दुनिया के सबसे यशस्वी नेता के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक एक करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई, यही योजना देश के उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए, भारत के स्वावलंबन और भारत के आत्मनिर्भर का आधार बनी है। और आज इन योजनाओं को हम किस रूप में देख रहे हैं, हमने इन सभी योजनाओं को एक एक करके महसूस किया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना बिना भेदभाव के, न जाति का भेद, न मत का भेद, न मजहब का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, सबका साथ, सबके विकास की भावना के रूप देश के अंदर 3 करोड़ से भी गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन मिल जाना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाना, 37 करोड़ गरीबों को बैंक में जनधन अकाउंट
हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।